yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मैकी आई हुई थी। जब मुझे देखा तो बस देखती रह गई और बोली, अरे हुरैन, क्या हुआ तुझे? तू तो अच्छी भली गई थी। मैंने जवाब दिया, बाजी मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, तबीयत ठीक नहीं। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जब घर वापस आई तो बाजी ने मेरा हशर कर दिया। मैं सोच भी ना सकती थी कि वो मेरे साथ इतना बुरा हाल करेंगी। मोहब्बत करने वाले इतने संगदिल भी हो सकते हैं। मारती जाती और पूछती जाती, सच बता बदबख्त, कौन तेरे पीछे लगा हुआ था जो तूने हम सब की इज्जत खाक में मिला दी? आखिर मुझे ज़ुबान खोलना पड़ी और मैंने बता दिया कि ये एजाज साहब हैं जिन्होंने मुझको डरा डरा कर मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। खाला नसरीन को तो जैसे सकता हो गया। बड़ी बेटी बानो बोली, अम्मी जान, मैं मरियम को फ़ोन करके पूछती हूँ कि अपने ही घर में ऐसी अंधेर नगरी, आखिर वो क्यों ऐसी अंधी हो गई थी? अब कौन बहनों की हिफाजत करेगा? क्या इसका ये मतलब है कि छोटी बहनें बहनों के घर न जाएं? खाला नसरीन ने मरियम भाजी को फ़ोन किया कि तुम और तुम्हारा शोहर फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचो, एक बहुत ज़रूरी मामला है। मरियम भाजी घबरा गईं कि अभी तो हुरैन को गए हुए एक माह भी नहीं हुआ था, फिर क्या आफत आ पड़ी। सोचा शायद अम्मी का इरादा इसे जल्द दुल्हन बनाने का है। तजस्सुस से इजाज़ को भी उकसाया और यूं दोनों खाला के बुलाने पर पाकिस्तान आ गए। यहाँ को तो मंजर ही और था। मरियम माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर रोने लगी। हर एक से पूछती, क्या हुआ? मुझसे क्या कसूर हुआ है कि किसी ने हंसकर मेरा इस्तकबाल नहीं किया? तभी बानो बाजी ने मरियम को वो बातें बताईं जिससे सुनकर वो बेहोश हो गई। खाला इल्ज़ाम दे रही थी कि तुम्हारे घर में ऐसा नाटक और तुम गाफिल ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। इतना सुनना था कि मरियम बाजी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया कि तूने मेरे घर में डाका डाला हो ना। टोकरी में मिली हुई लावारिस जाने किसका पाप थी और किसका गंदा खून हो। अपनों के रिश्ते की पहचान कहाँ से आती? और मैं बिलक बिलक कर इनको यकीन दिला रही थी कि बाजी तुम्हारी खातिर ये जुल्म सहा है, क्योंकि इजाज़ ने धमकी दी थी कि अगर बताया तो वो मरियम को तलाक दे देंगे। आखिर ये फ़ैसला हुआ कि मुझे किसी फलाही इदारे के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि मैं उम्मीद से थी और बदनामी से बचने की इसके सिवा और कोई सूरत ना थी। इस सारे मामले से बेखबर रेहान अपनी ड्यूटी पर लाहौर में था। जब इससे पता चला कि मुझ टोकरी वाली लावारिस को एक फलाही अदारे में दे दिया गया है तो इसने सर पीट लिया। घर वालों से झगड़ा किया कि वो घर छोड़कर चला गया। फिर बड़ी मुश्किलों से इसे खोज मिला कि मैं कहाँ हूँ। जब वो मुझे लेने आया, हस्पताल में मैं थी जहाँ मैंने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। इसने मुर्दा की वल्दियत की जिम्मेदारी कबूल की और मुझे साथ ले आया, क्योंकि मैं इसके साथ आना चाहती थी। हमारा निकाह फलाही इदारे के सरबराह ने पढ़ाया। वो मुझे घर ले जाने की बजाय लाहौर ले आया। ये तो इससे भी मालूम था कि मैं मस्जिद की दीवार के साए में रखी हुई टोकरी से मिलने वाली एक लावारिस बच्ची थी, जिसको इसकी खाला जरीन ने गोद ले लिया था। जब मैंने अपने इस अहवाल के बारे में इससे पूछा तो इसने तस्दीक की।
तब मैं बड़ी हैरान हो गई, गोया जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है कि मुसादिक एक मैं ही थी जो इस हकीकत से नाआशना थी और सभी ये राज जानते थे। खाला नसरीन ख़ानदान की वाहिद फ़र्द थी जिनको मेरे जाने का और मेरी बर्बादी का बहुत दुख था, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन मरियम इनकी सगी बेटी थी, इसलिए वो मुझ पर इसे फोकियत देने पर मजबूर थी। भला कौन माँ अपनी बेटी का घर उजड़ते देख सकती है, जबकि बेटी 3 बच्चों की माँ हो। दामाद अच्छा था या बुरा, इनकी बेटी का सुहाग था। इन्होंने इन लोगों की खातिर ही तो मुझे झूठा करार देकर रिश्ता तोड़ लिया था। मुझे जब ये लोग फलाही इदारे में दाखिल करवाने लेकर जा रहे थे तो खाला बहुत रो रही थी। मुझसे इनका रोना नहीं देखा जा रहा था। जानती थी कि इनका दिल गवाही दे रहा है कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बल्कि गुनाहगार वही लोग हैं जो मुझे गुनाहगार करार दे रहे थे। 3 साल तक रेहान ने मेरी और अपनी शादी को घर वालों से छुपाए रखा। जब मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश मुतवक्का हुई तब वो जाकर खाला नसरीन को ले आए। वो मेरे गले लग गई और मुझसे कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, कसूर तुम्हारा था और ना ही मेरा था। जो कसूरवार है मैं जानती हूँ, लेकिन ना तो इससे मैं नाता तोड़ सकती हूँ और ना इसको सज़ा दे सकती हूँ। जब तक खाला ज़िंदा रहीं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे पास लाहौर आती जाती रहीं, लेकिन बेटियों को नहीं बताती थी कि मैं कहाँ हूँ। इनकी वफ़ात के बाद मेरा नाता ससुराल से टूट गया। अपनी बहनों से ना रेहान मिलते थे और ना ही मुझे वहाँ लेकर जाते थे। इस वाक़े के बाद हम अपनी ज़िंदगी आप जीते रहे, यहाँ तक कि हमारे बच्चे बड़े हो गए और रेहान भी मुलाजमत से रिटायर हो गए, तो जायदाद फ़रोख्त कर कर हम अमेरिका आ गए और मुस्तकिल यहाँ ही सुकूनत पजीर हो गए। अब हमारा इन रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं जो मुझे टोकरी में पाई जाने वाली लावारिस और किसी का पाप कहकर बुलाते थे। हमने इसलिए वतन छोड़ दिया। इस वाक़े को अपने बच्चों को भी हवा नहीं लगने दी और ना ही रिश्तेदारों से रेहान ने राब्ता रखा। वो जो कहते हैं वाकई रिश्तेदार सब अच्छे नहीं होते, तो ये सच है, और इनमें से अक्सर तो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझ पर बहुत जुल्म किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की और आखिरकार मुझे घर से निकाल कर एक फलाही इदारे में छोड़ आए। उन्हें नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बीतेगी, लेकिन खुदा भला करे रेहान का, जिसने मेरा एतबार किया और मुझे अपनी बीवी बना लिया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।